सिंधु नदी की चर्चा हम करेंगे आज। भारत की नदी तंत्र की आज हम चर्चा करेंगे। ठीक, नदी तंत्र में हम सबसे पहले देखते हैं हिमालयी नदियाँ जो होती हैं। हिमालयी नदियों में हम सबसे पहले देखेंगे सिंध नदी के बारे में। सिंध नदी यह जो है मानसरोवर झील, तिब्बत के मानसरोवर झील से इसकी उत्पत्ति होती है, जिसे हम राकस ताल भी कहते हैं। मानसरोवर झील को यह तिब्बत से होते हुए भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र से होते हुए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके से वह पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान के बाद यह जो है अरब सागर की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक, और इसकी सहायक नदी है सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। चिनाब नदी है। चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद यह सीधा जाती है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से निकल करके यह जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है। और चिनाब नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी झेलम नदी है। झेलम नदी भारत पाकिस्तान की बॉर्डर बनाती है। झेलम नदी की उत्पत्ति शेषनाग झील से हुई है। शेषनाग झील जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक, इसके बाद रावी नदी। रावी नदी की उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश से हुई है। यह हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब में जाती है। पंजाब के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में यह जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। इसके बाद सतलज नदी। सतलज नदी की उत्पत्ति मानसरोवर झील, जिसे हम राकस झील कहते हैं, जो तिब्बत में है, इसकी उत्पत्ति वहाँ से होती है। तो वह वहाँ से निकलती हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब में होते हुए यह जो है फिर लरकाना में, पाकिस्तान लरकाना में जा करके चिनाब नदी से मिलती है। और सतलज नदी की सहायक नदी ब्यास नदी है। ब्यास नदी जिसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में होती है। ब्यास नदी यह जो है सतलज नदी में पंजाब के जालंधर में जाकर मिलती है, जहाँ हरिके बैराज बना है। वहीं से एक नहर निकली है जिसे हम कहते हैं इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान के 4-5 जिले से होकर जाती है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक, तो इन क्षेत्रों को यह सिंचाई की जाती है। तो ये हो गई हमारी सिंध नदी के और ये सब बारे में। झेलम को वेदों में क्या कहते हैं? झेलम नदी को इसे हम वेदों में कहते हैं वितस्ता। झेलम नदी को प्राचीन काल में वितस्ता कहा गया। चिनाब नदी को ये अस्किनी कहा गया है। रावी को परुसड़ी कहा गया है। सतलज को सतुद्री कहा गया है। और ब्यास को बिपाशा कहा गया है। ठीक, फिर हम बात करते हैं सांगपो नदी, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। तो हम इसकी चर्चा करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति राकस ताल झील, जिसे मानसरोवर झील कहते हैं, यहाँ से होती है। ब्रह्मपुत्र नदी जिसे चाइना में या प्योंगयांग या सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। यह जैसे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे हम दिहांग के नाम से जानते हैं। ठीक, दिहांग के नाम से। जैसे वह असम में प्रवेश करती हैं उसे हम ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी से 2 नदियाँ आकर मिलती हैं, जो उनकी सहायक नदियाँ होती हैं। नंबर 1 है सब्रनासरी, नंबर 2 है लोहित। लोहित नदी को खूनी नदी कहा जाता है। सब्रनासरी हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं से की एक शाखा से निकली हुई है। सब्रनासरी जो ब्रह्मपुत्र से असम में मिलती है। और लोहित नदी जिसे हम यह जो है पूर्वी तिब्बत से के क्षेत्र से निकली है। और यह कम से कम 200 किलोमीटर जो है अरुणाचल प्रदेश में तीव्र धारा के साथ बहती है। इसके बाद ये असम में जा करके अरुणाचल प्रदेश में तीव्र धारा के साथ बहती है 200 किलोमीटर। इसके असम में आकर के कुछ दूरी बह करके यह ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में ही एक विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसे हम माजुली द्वीप कहते हैं। यह माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी में है।
ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसे हम जमुना कहते हैं। और गंगा नदी जो भारत के 5 राज्यों से होकर बहते हुए आती है, जैसे उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मालदा से जैसे वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उससे हम पद्मा कहते हैं। तो जमुना और पद्मा जब मिल करके आगे बढ़ती हैं ये बांग्लादेश में, तो इसे मेघना कहते हैं। ठीक। तो मेघना में एक और सहायक नदी आकर मिलती है, जिसे हम बराक कहते हैं। बराक नदी नागालैंड से निकलती है, मणिपुर में आती है, मणिपुर सीधा टर्न करती है, असम के क्षेत्र से होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मेघना में जाकर मिल जाती है। और मेघना, जिसे हम ब्रह्मपुत्र भारत में कहते हैं, ये जलधारा को ले जाकर और बंगाल खाड़ी में गिरा देती है। ठीक। इसके बाद हम चर्चा करते हैं गंगा नदी की। गंगा नदी की किसी जो है हिमाद्री अथवा ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, बल्कि गंगा कई संयुक्त जलधाराओं का एक नाम गंगा दिया गया है। गंगा में अगर हम देखें तो संतोपथ हिमानी से 2 नदियाँ निकलती हैं। ठीक। 2 नदियाँ निकलती, जिसे धौली गंगा, विष्णु गंगा कहते हैं। धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग में आकर मिलती हैं। विष्णु प्रयाग के बाद इसे नाम दिया जाता है अलकनंदा। अलकनंदा के नाम से जब ये आगे बढ़ती हैं तो इसके बाएं साइड से पिंडार नदी कर्णप्रयाग में आकर मिलती है। फिर यह अलकनंदा नाम से आगे बढ़ती है। इसके बाद इसके सभी नदियां दाएं साइड में आकर मिलती हैं। ठीक। जैसे नंदाकिनी नंदप्रयाग मिलती है, फिर आगे अलकनंदा जाती है। मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती है, फिर अलकनंदा से आगे चलती है। फिर भागीरथी नदी आकर मिलती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी मिलती है, वहीं से यह गंगा नाम दे दिया जाता है। भागीरथी नदी की एक सहायक नदी है भिलांगना नदी। भागीरथी नदी और भिलांगना नदी के बांध पर एक संगम पर एक बांध बना है, जिसे हम कोटेश्वर बांध कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई 255 मीटर है। यह जो है भागीरथी नदी पर बना है। ठीक। तो हम ये जान गए कि गंगा की उत्पत्ति नहीं हुई है, बल्कि गंगा कई जलधाराओं का एक समुद्र नाम गंगा दिया गया है। ठीक। तो हम गंगा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक। गंगा 2008 में गंगा को भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा में डॉल्फिन मछली पाई जाती है और इसे भारत का जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक। तो गंगा की हम फिर चर्चा करते हैं। गंगा भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। नंबर 1 है उत्तराखंड, नंबर 2 है यूपी, नंबर 3 है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक। तो ये हो गई गंगा में कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे बाएं साइड से मिलती हैं और दाहिने साइड से मिलती हैं। तो हम पहले बाएं साइड की चर्चा करते हैं। गंगा में बाएं साइड से मिलने वाली पहली नदी रामगंगा नदी है। ठीक। रामगंगा नदी की उत्पत्ति जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह 1936 में बनकर तैयार हुआ था। यहीं से रामगंगा नदी निकलती है, जो गंगा में बाएं साइड से पहली मिलने वाली नदी होती है। रामगंगा के बाद गोमती मिलती है। गोमती की उत्पत्ति जो है यूपी के पीलीभीत से हुई है। ठीक। और गोमती के बाद घाघरा आती है। घाघरा की उत्पत्ति नेपाल से हुई है। नेपाल में ही घाघरा की एक सहायक नदी बन जाती है शारदा। ठीक। तो वहीं नेपाल में बन जाती है। तो घाघरा जैसे ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो इसे सरयू नदी कहा जाता है। सरयू नदी वही अयोध्या में है। अयोध्या सरयू नदी किनारे स्थित है। हाँ, अयोध्या सरयू नदी किनारे स्थित है। फिर ये सरयू से जब आगे बिहार में जब प्रवेश करती हैं, तो इसे सरयुग कहा जाता है। तो ये जो सरयू है बिहार के छपरा में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। ठीक। इसके बाद इसकी सहायक नदी, चौथी सहायक नदी है गंडक।
गंडक नदी जो है ये भी नेपाल से निकलती है और बिहार के सोनपुर में ये गंगा से मिल जाती हैं। ठीक, फिर इसके बाद आती है कोसी नदी भी ये नेपाल से निकलती है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी बिहार के कटिहार क्षेत्र में, कटिहार में गंगा से जाकर मिल जाती है। ठीक, तो फिर हम देखते हैं गंगा में बाएं साइड से अंतिम छोर पर मिलने वाली नदी जो सर्वाधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन माना जाता है, महानदी है, जिसकी उत्पत्ति सिक्किम में होती है। यह गंगा में बाएं साइड से अंतिम छोर पर मिलती है। ठीक, तो गंगा में बाएं साइड से मिलने वाली सहायक नदियों का नाम तो हम देख लिए। फिर हम देखते हैं गंगा में दाहिने साइड से मिलने वाली नदी, एक यमुना है जो गंगा की सहायक नदी है, एक यमुना है, दूसरा सोन नदी है। तो हम पहले यमुना पर चर्चा करते हैं। तो यमुना की एक सहायक नदी है चंबल। ठीक, यमुना की सहायक नदी चंबल है। चंबल की दो सहायक नदियां हैं, एक क्या है, बनास है, काली सिंध नहीं, एक बनास है, हाँ एक बनास है, काली सिंध है और शिप्रा है। चंबल नदी विंध्याचल पर्वत के उत्तरी ढलान से मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना में उत्तर प्रदेश के इटावा जिला में जाकर मिलती है। ठीक, ये हो गया। और यमुना की 3 और सहायक नदियां हैं, सिंध, बेतवा, के। ये भी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तरी ढलान से निकलती हैं, जो कि मध्य प्रदेश से ही निकलती हैं।